जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आपका बीता हुआ सप्ताह बहुत ही अच्छा गया होगा। और आपने जो मैंने एक कविता सुनाई थी, वो कविता आप बार बार याद करते होंगे। उस कविता को याद करके आप मुझे और मेरे शो को और रेडियो उड़ान को तो आप ज़रूर याद करते होंगे। इतनी सी उम्मीद तो मैं आप लोगों से लगा ही सकती हूँ, क्यों, है ना? वही एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है विधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन। ये कहानी मेरे मित्र मंडली में से हमारे एक मित्र ने लिखी है, जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार जी। और वीरेंद्र कुमार जी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो कि रेडियो उड़ान को बहुत ही सुनना पसंद करते हैं। काफ़ी टाइम से ये सुनते आ रहे हैं रेडियो उड़ान को। लेखक मूलतः हमीरपुर जिले के ग्राम डो से संबंध रखते हैं। इनकी माता गृहिणी हैं और पिताजी प्रिंसिपल थे, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वीरेंद्र कुमार जी मूलतः भारतीय तट रक्षक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में इनके एक घनिष्ठ मित्र, जो कि इन्हीं के साथ कार्यरत थे, इनके घनिष्ठ मित्र की हृदय गति रुकने से आकस्मिक उनका देहांत हो गया, जिससे ये काफ़ी आहत हुए। और अपने घनिष्ठ मित्र की याद में इन्होंने कहानी को अपने शब्दों में पिरो दिया। दोस्तों, हमें भी बहुत खेद है कि इनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी समर्पित है इन्हीं के दोस्त के नाम। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। फिर से एक बार कहानी का नाम बता देते हैं। कहानी का नाम है सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन। इसे लिखा है वीरेंद्र कुमार जी ने। वे सीमाएं जिनके भीतर व्यक्ति आराम या सुरक्षा महसूस करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र या स्थिति जहां व्यक्ति सहज, सुरक्षित और परिचित महसूस करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां उन्हें कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने कंफर्ट जोन में लोग तनाव और चिंता के स्तर को कम महसूस करते हैं। हालांकि कंफर्ट जोन में हर किसी को रहना आरामदायक लगता है, लेकिन ये उसके विकास और सीखने की क्षमता को कम करता है या सीमित करता है। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में हर दौर से गुजरते हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। हम अपना कार्य करके थक के सो जाते हैं और अगली सुबह फिर से एक नई दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह जीवन चलता है और हम धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। वास्तविकता ये है कि हम दिनचर्या और अपने कंफर्ट जोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना तो हम ज़्यादा सोच पाते हैं और ना ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कंफर्ट जोन ही हमारी दुनिया है। लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव से आज मैं ये लिख रहा हूँ। लेखक अपने दोस्त को याद करके आगे लिखते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें झकझोर देती हैं और शायद कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेखक अपने दोस्त को याद करते हुए आगे लिखते हैं, मैं इस विषय पे कुछ और लिखूं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैंने ये विषय क्यों चुना। ऐसा क्या हो गया, कौन सी घटना हो गई जिसने मुझे कंफर्ट जोन के ऊपर लिखने या सोचने पर मजबूर किया। चलिए मैं आपको कुछ पूर्व दृश्य या फ्लैशबैक में
ले चलता हूँ। लेखक आगे लिखते हैं, ये बात उन दिनों की है जब हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी की तलाश में हाथ पैर मार रहे थे। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं, तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आगे लेखक लिखते हैं, आखिरकार 29 जनवरी 2001 को मुझे देश सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरा चयन भारतीय तट रक्षक बल में हो गया। भारतीय सशस्त्र सेना में रहते हुए देश की सेवा करना अलग ही जज्बा होता है और पूरे परिवार के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। भारतीय तट रक्षक बल का मुख्य काम समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना है। मूलभूत प्रशिक्षण खत्म करके हम फौजी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हम लोग मुंबई पहुंचे। यह बात सन 2001 की है। आगे लेखक लिखते हैं, जुलाई अगस्त का महीना था और हमारा प्रशिक्षण शुरू हो गया। यहाँ पर देश के कई हिस्सों से जवान आए हुए थे और हम सब पूरी लगन से अपना प्रशिक्षण लेने में व्यस्त थे। वैसे तो यहाँ पर सभी लड़के दोस्त बन गए। आगे लेखक लिखते हैं, वैसे तो यहाँ पर सभी लड़के दोस्त बन गए, पर उन सब से हट के एक मद्रासी भाई अपना दोस्त बन गया था। उसे हिंदी बहुत कम आती थी। हमें प्रशिक्षण में हिंदी टंकण यानी टाइपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी, लेकिन मेरे इस मद्रासी भाई को टाइपिंग करना तो दूर, हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था। आगे लेखक लिखते हैं, मेरे मन में आया क्यों ना इस भाई की परीक्षा में मदद की जाए। इसकी परीक्षा मैं ही दे दूं। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन परीक्षा थी और पहले मैंने अपनी टंकण यानी टाइपिंग की परीक्षा दी और बाद में और साथ ही इस भाई की परीक्षा भी दे डाली। लेकिन हमारे गुरुजी ने इस बात को पकड़ ही लिया और मेरी पेशी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जवान हिंदी ठीक से बोल नहीं सकता वो टाइपिंग की परीक्षा, वो भी हिंदी की, कैसे पास कर सकता है। फिर मैंने आगे लेखक लिखते हैं, फिर मैंने गुरुजी को पूरी बात सच बता दी। सच बोलने पर गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया और इस तरह अपना मद्रासी भाई अपने साथ पास हो गया। आगे लेखक लिखते हैं, उस दिन से 30 अप्रैल 2025 तक अपनी दोस्ती पक्की रही। मुंबई पारादीप में हमने साथ में काम किया और लगभग हमेशा संपर्क में रहे। हमारा रिश्ता, आगे लेखक लिखते हैं, हमारा रिश्ता दोस्ती का ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता हो गया। अगर कभी उसका फ़ोन ना आए या किसी कारणवश मैं उसका फ़ोन ना उठा पाया तो हमारी धर्मपत्नी, जो कि उसकी मुँह बोली बहन थी, मुझे हमेशा याद दिलाती कि भाई को फ़ोन कर लो। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा और हम दोनों सुख दुख के साथी बन गए। अपना दोस्त बहुत ही पेशेवर, मेहनती, मददगार, संपर्क साधने में माहिर था। मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करके तट रक्षक में भर्ती हुआ था। बहुत ही मज़ा हुआ और धैर्य से परिपूर्ण था। हम दोनों के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रही और हमने किसी और को बताना उचित भी नहीं समझा।
आगे लेखक लिखते हैं, इसी तरह समय की धारा बहती रही और हमारी दोस्ती गाढ़ी होती रही इंद्रधनुष के रंगों की तरह। अप्रैल 2024 में गांधीनगर में मेरा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोर्ट ब्लेयर हो गया। मेरी जगह लेने कोई और नहीं बल्कि अपने मद्रासी भाई को मौका मिला। अप्रैल में उन्होंने गांधीनगर में कार्यभार संभाला। इसी तरह दिन बीतते गए और आए दिन हमारी फ़ोन पर बात होती रही। फिर एक दिन अचानक 30 अप्रैल 2025 को सुबह मैंने अपना फेसबुक खोला और रोज की तरह स्क्रॉल करने लगा। हालांकि यह एकदम सुबह का समय था। मेरे सामने फूलों का हार डला हुआ चित्र सामने आया जिसमें तमिल में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने आंखें मलते हुए चित्र को देखा तो मुझे बहुत बड़ा आघात लगा। यह फोटो मुझे मद्रासी भाई के जैसे दिखी। मैंने इस फोटो के नीचे जो लिखा था उसे गूगल से अनुवाद किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। फोटो पुरानी होने के कारण मैं इस मद्रासी भाई को पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने अनुवाद को पढ़ा तो मेरा दिल घुट गया। बेचैनी सी होने लगी। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसका वश चलता है। यह समाचार इसके भाई ने 29 अप्रैल 2025 को रात को फेसबुक में डाला कि उनके भाई की रात को हृदय गति रुकने से आकस्मिक दुखद मृत्यु हो गई। यह समाचार पढ़ते ही मैं सिहर उठा और आनन फानन में अपनी धर्म पत्नी को नींद से उठाया और भाई की फ़ोटो सोशल मीडिया के अकाउंट पर उनको दिखाई। मेरी धर्म पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारी वीडियो कॉल पे काफ़ी देर रात बात हुई थी। वो एकदम फिट था। इस आकस्मिक मृत्यु ने मुझे सोचने और लिखने पर मजबूर कर दिया। आगे लेखक लिखते हैं, मैं अपने जज्बातों को कागज़ के पन्ने पर दर्शाने की कोशिश में लगा हूँ। हर कोई इस घटना से आहत है। आगे लेखक लिखते हैं, इन्होंने पूरे कार्यकाल में कभी भी अपने परिवार को साथ में नहीं रखा। इनकी धर्म पत्नी पेशे से अध्यापिका है और इसी कारणवश दोनों को साथ में रहने का कम ही मौका मिला। इन्होंने पूरा जीवन लगभग अकेले ही व्यतीत किया। वास्तव में किसी ने भी ये महसूस नहीं किया कि उन्होंने अकेले रहकर कैसे जीवन व्यतीत किया और ये किस दौर से गुजरे। परिवार से दूर रहना और अकेलेपन से पार पाने के लिए इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी ताकि ये उस अकेलेपन के फासले को भर सकें। और इसी कश्मकश में इन्होंने मदिरा सेवन को अपना सहारा बना लिया। जब भी इन्हें अकेलापन महसूस हुआ इन्होंने मदिरापान शुरू कर दिया और इसके आदी हो गए। या साफ शब्दों में कहूँ तो परिवार के अकेलेपन को भुलाने के लिए दिन रात मदिरा सेवन करने लगे। जब कभी मेरी इनसे बात होती तो नशे की हालत में ही मिलते। इस बात को ना तो ये खुद समझ पाए ना शायद ही कभी परिवार ने समझने की कोशिश की। बस पैसे के लालच। आगे लेखक लिखते हैं, बस पैसे के लालच और मदिरा सेवन ने सब कुछ छीन लिया। अगर समय रहते परिवार वालों ने या इन्होंने खुद ध्यान दिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। 20 वर्षों का कार्यकाल बहुत होता है, लेकिन ये सब अपने अपने सुविधा जोन में ही रहते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। जीवन एक बार मिलता है,
अगर परिवार के साथ रहकर आनंद नहीं ले पाए तो इस दुनिया में आने का तात्पर्य ही क्या है। हम सब के पास समय बहुत कम होता है, इसीलिए हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। आगे लेखक लिखते हैं, हम सब के पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए। सोचना चाहिए कि कहीं हम भी इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। क्या हम अपने परिवार को सही समय दे पा रहे हैं? कोई हमारी वजह से दुखी तो नहीं है? क्या हम अपने सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर निकलकर ये सब सोचकर अपने आप को बदल सकते हैं? लेखक अपनी डायरी में आगे लिखते हैं, जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, क्या उससे भी अच्छा कुछ सोच सकते हैं? निसंदेह इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। थोड़ा सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने की ज़रूरत है, यानी कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की ज़रूरत है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक बार जब हम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो निसंदेह जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम खुशी खुशी सफलता की और सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जीवन में एक बार ही सही हम अपने सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की यथार्थ कोशिश करेंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा कि मैं आपके जीवन में खुशियाँ लाने में, सफलता लाने में और जीवन को एक नया आयाम देने में सफल रहा हूँ। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, भारतीय तटरक्षक। दोस्तों, ये जीवन कैसा है ना, जब इंसान चला जाता है, दूर हो जाता है, तो उसकी यादें और भी ज़्यादा हमें परेशान करने लगती हैं। और हमारे सैनिक, और अगर हम अपने सैनिकों की बात करें, अपने जवानों की बात करें, अपने भारतीय सेना की बात करें, तो उनकी बात तो कुछ और ही है। अपने घर से दूर हैं, सबसे दूर होकर वो हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सरहद पर सब जगह तैनात हैं और अपने काम को बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहे हैं। वो काम तो हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। उन्हें भी सहारे की ज़रूरत होती है। वो अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार के लोगों को भी साथ में नहीं रख सकते। इन हालातों में उनके मन की स्थिति क्या होती होगी। ये कहानी बहुत कुछ कह गई, जिससे कि मुझे भी ये कहानी करते हुए ये इस बात का एहसास हुआ कि हमारे भारतीय सैनिक किस दौर से गुजरते हैं। उनका जीवन बहुत कठिन होता है और ऐसा कठिन जीवन अगर हम उस जगह पर अपने आप को रख के देखें तो हमें एहसास होगा कि किस तरीके से वो रहते हैं। उसमें भी वो खुश हैं, हर हालात में उन्हें खुश रहना पड़ता है। तो हमें अपने सैनिकों से सीखना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और हमें अपने कंफर्ट जोन से, जैसा कि वीरेंद्र सर ने इस कहानी का जो टाइटल दिया है, कहानी का जो नाम दिया है, वो बहुत ही अच्छा इस कहानी का नाम है कंफर्ट जोन, सुविधा क्षेत्र। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें या हम किसी के काम आ सकें। तो दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। चलते चलते मैं अपने द्वारा लिखित आपको एक और कविता सुनाना चाहूँगी। दोस्तों मैंने एक और कविता लिखी है जो कि हमारे देश के सैनिकों के लिए है, जो कि हमारे देश के जवानों पर है। तो बताइएगा कि ये भी कैसी लगी। जो मेरी पहली कविता थी उस कविता में तो मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तो बताइएगा कि ये कविता मैंने कैसे लिखी। इस कविता का शीर्षक है समंदर। सुन समंदर, तुझ में बहुत गहराई है, मैं तुझ में उतर कर देखना चाहती हूँ। मैं तुझ में उतर कर देखना चाहती हूँ, तुझको समझना चाहती हूँ। तेरे रंगों को अपने अंदर समाना चाहती हूँ। तेरे रंगों को अपने अंदर समाना चाहती हूँ। पर तेरे खारेपन ने मुझे तुझसे दूर कर रखा है। पर तेरे खारेपन ने मुझे तुझसे दूर कर रखा है। तेरा खारापन तुझे सबसे दूर किए हुए है। पर मैं एक दिन तेरे अंदर के तूफान को देखूंगी। पर मैं एक दिन तेरे अंदर के तूफान को देखूंगी। मैं एक दिन तेरे अंदर के तूफान को देखूंगी। मैं एक दिन तेरे अंदर के तूफान को देखूंगी, जो ज्वालामुखी बनकर फूटे और तेरे खारेपन को आसमां तक और पृथ्वी की गहराई तक, जो ज्वालामुखी बनकर फूटे और तेरे खारेपन को आसमां तक और पृथ्वी की गहराइयों तक नापे। तेरे खारेपन को मिटाकर तुझे अमर कर दूंगी। तेरे खारेपन को मिटाकर तुझे अमर कर दूंगी। तू लाल है इस माटी का, तू लाल है इस माटी का, तेरे माथे पर विजय का तिलक कर दूंगी। तेरे माथे पर विजय का तिलक कर दूंगी, विजय का तिलक कर दूंगी। ये सैनिकों पे लिखी हुई है, हमारे वीर जवानों पर लिखी हुई है। हमारे देश के भारतीय सेना के लिए ये कविता लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। उनके माथे पर हमेशा ही विजय का तिलक लगता रहे और उनकी उम्र लंबी होती रहे, जहाँ भी रहे वो खुश रहे। और हमारे भाई देश के बहुत अनमोल रतन हैं, तो इनके लिए तो बहुत कुछ लिखना बाकी है अभी, क्योंकि इन्हीं को देख करके इन्हीं से हमें हौसला भी मिलता है। तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं देश के हर एक सैनिक को कि वो बहुत ही अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता के माध्यम से मैंने इस देश के जवानों कविता लिखी है देश के जवानों पर, तो आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।